हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्याय स्टडी एकेडमी में। ये हमारी सीटेट एग्ज़ाम जो फरवरी में होने वाला है, साइंस की पेपर 2 में जो साइंस आती है उसकी मैराथन क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे हम एनसीईआरटी वाले प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट आपके पूछे जाते हैं, जो कथन और करनी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू प्रश्न भी। पीवाईक्यू प्रश्न कहाँ से? 2011 से लेकर 2022 तक जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर शिफ्ट में आपके रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो 2011 में देखने को मिले हों, फिर वही आपके 2012 में भी प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब ऐसे टॉपिक से प्रश्न आज की क्लास में हम लिए हैं, जो कि बार बार हर शिफ्ट में आप उनको रिपीट होते देखेंगे। और आगे भी आपके एग्जाम में, जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें भी आपके ये प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप इस क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसको आप मॉक टेस्ट ही, अब बिल्कुल आपके एग्ज़ाम वाला मॉक टेस्ट समझिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी लगभग चौथी क्लास है, चौथी मैराथन क्लास है। हर एक क्लास में हम लगभग 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन बनाते हैं कि इससे और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम ऑन एवरेज 20 भी माने कि एक क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो लगभग 60 to 70 क्वेश्चन हम एक क्लास में पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक क्लास से 60 से 70 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 30 से 35 क्लास होगी, तो सोचिए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल साइंस की 30 से 35 क्लास में आपकी एकदम एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो इसकी एक मैराथन क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप वो प्लेलिस्ट जस्ट एक बार वॉच कर लेते हैं, और साथ ही जो थ्योरी क्लासेस चल रही हैं ना, इसके साथ थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं। जो टॉपिक लगता है कि बिल्कुल इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, जैसे प्रीवियस एनालिसिस के आधार पे, जिन टॉपिक से, जैसे फूड वाला टॉपिक है आपका, 3 से 4 प्रश्न उससे बन जाते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बाद में जिन टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं, मतलब टॉपिक की थ्योरी हम लास्ट में करेंगे। तो ये अगर आप थ्योरी क्लासेस देख लेते हैं, और साथ ही मैराथन क्लास जो प्लेलिस्ट बनी है, इन दोनों अगर प्लेलिस्ट को आप एक बार जस्ट वॉच कर लेते हैं, तो आपका सीटेट एग्ज़ाम साइंस की गारंटी है कि साइंस आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं? के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं का आकार बदल जाता है। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुंचन करते हैं। जीव द्रव्य कुंचन मतलब क्या समझते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या करते हैं? प्लाज्मोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से क्या होगा? अधिक नमक और चीनी मिलाने से खाद्य पदार्थों में क्या होता है? तो देखिए, जो भी खाद्य पदार्थ है ना, उनको ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व रखने के लिए, ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? उनको सुरक्षित रखने के लिए उनमें अधिक नमक और चीनी मिला दिया जाता है। क्या किया जाता है? अधिक नमक और चीनी उनमें डाल दिया जाता है, और नमक चीनी डाल के उनको क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। नमक चीनी डालने से क्या होता है? जो सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं होती हैं ना, तो सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है, यानी उनका प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, जिससे भी जो जीव होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। जो भी जीव होते हैं क्या रहते हैं? मृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें क्या लिखा है? सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। अब देखिए, कुछ और परिरक्षण के क्या हैं? उपाय हैं। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के कुछ और भी उपाय हैं। पहला क्या है? उच्च ताप उपचार। क्या हो जाएगा? उच्च ताप उपचार। उच्च ताप उपचार से आप क्या समझते हैं? जैसे जो खाना है ना, खाने को जैसे दूध बोलते हैं ना, दूध रखा है, आप उसको क्या कर दिए? अच्छे से पका दीजिए। ठीक है, पका दीजिए, गर्म कर दीजिए, जिससे वो क्या रहेगा? ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा टाइम तक वो क्या रहेगा? खराब नहीं होगा। पकाने से क्या होता है? बॉयल करने से जो भी उसमें वायरस बैक्टीरिया हैं, वो क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो एक ये मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या होता है? निम्न ताप उपचार। क्या होता है? निम्न ताप उपचार। निम्न ताप उपचार से मतलब क्या समझते हैं? किसी भी चीज़ को फ्रीज करना। क्या करना? किसी भी चीज़ को फ्रीज करना। जैसे कोई भी आपका खाद्य पदार्थ है, कोई भी खाद्य सामग्री है, उसको क्या करिए? आप फ्रीजर में रख दीजिए, फ्रीज में रख दीजिए। तो जो जीवाणु होते हैं ना, वो मरते तो नहीं हैं, पर क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं यानी निष्क्रिय हो जाते हैं, पर वो मरते नहीं हैं। जबकि जो बॉयल करते हैं, बॉयल करने में वो मर जाते हैं। और क्या हो जाएगा, पॉस्चराइजेशन हो जाएगा। तीसरा मेथड क्या हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। क्या हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। तीसरा मेथड हो जाएगा पाश्चुरीकरण, पॉस्चराइजेशन करना। चौथा मेथड क्या हो जाएगा, एयर टाइट डिब्बे में भरना। एयर टाइट डिब्बे में भरना, ये पांचवा मेथड हो जाएगा, चौथा मेथड हो जाएगा। पांचवा क्या है, निर्जलीकरण करना। क्या करना, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण से मतलब क्या समझते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थ ना, उसको इतना ज़्यादा सुखाया जाता है कि उसके अंदर का जो वाटर होता है, उसके अंदर का जो पानी होता है, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। इसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण करना। और छठवां मेथड क्या हो जाएगा, जमाना। किसी चीज़ को क्या करना, जमाना, हिमीकरण करना। तो ये कुछ क्या है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के मेथड हैं। उच्च ताप उपचार यानी बॉयल कर देना। निम्न ताप उपचार यानी उसको फ्रिज में रख देना। तीसरा है पॉस्चराइजेशन, पॉस्चरीकरण करना, एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखना जिससे वो एयर वायरस बैक्टीरिया के क्या हो, संपर्क में ना आए। पांचवा क्या है, निर्जलीकरण करना यानी खाद्य पदार्थों को सुखा कर रखना। और छठवां क्या है, हिमीकरण यानी किसी भी चीज़ का, खाद्य पदार्थ का फ्रीजिंग करना, ठीक है, उसको जमाना। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ये आपका सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि मांसपेशियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आयोडीन एवं क्लोरीन की, लौह एवं आयोडीन की, लौह एवं कैल्शियम की, सोडियम एवं पोटेशियम की। किनकी मात्रा, पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एवं पोटेशियम की। देखिए जो सोडियम होता है, सोडियम क्या होता है, एक प्रकार का मुख्य धन आयन होता है। ये क्या होता है, धन आयन होता है, यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। साथ ही सोडियम क्या करता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाता है, ग्लूकोज का अवशोषण करवाता है। क्या करवाता है, ग्लूकोज का अवशोषण करवाता है। ग्लूकोज के अवशोषण के साथ साथ ही क्या करता है, जो तंत्रिका होती हैं, तंत्रिका साथ ही पेशियाँ, जो मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें क्या करता है, आवेग का संचरण करता है। क्या करता है, आवेग संचरण, आवेग संचरण का काम करता है। तो ये सब काम किसके होते हैं, सोडियम के। हाँ, अब जो सोडियम होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसके स्रोत क्या हैं, तो इसका स्रोत हो जाएगा नमक, क्योंकि ये नमक है, क्योंकि ये NaCl के फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है। साथ ही जितने भी सी फूड है, जैसे मछली है, उनमें पाया जाता है, अंडा, दूध इत्यादि में पाया जाता है। अंडे में, दूध में सोडियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब आ जाते हैं पोटेशियम पे। फिर पोटेशियम भी क्या होता है, धन आयन होता है, यानी इसमें भी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और ये किस रूप में पाया जाता है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो भी शरीर में आयन है ना, आयनों एवं जल के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो यानी क्या करता है, आयन के साथ जल यानी वाटर के जो स्तर होता है, स्तर को मेंटेन करने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, पोटेशियम। और साथ ही इसकी, हाँ, जैसे अभी हमने देखा कि सोडियम क्या करता है, ये मांसपेशियों को, तंत्रिका कोशिकाओं को आवेग, इम्पल्स संचरण करता है, आवेग का संचरण करता है। वहीं पे पोटेशियम क्या करता है, जो पोटेशियम होता है, ये जो मांसपेशी होती है ना, पेशियों के संकुचन में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, पेशियों के संकुचन, शिथिलन जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उसमें मदद करता है। पोटेशियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, पोटेशियम कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। पोटेशियम किस में पाया जाता है, तो केला में पाया जाता है। केला के साथ साथ खजूर में पाया जाता है और आलू में पाया जाता है, ठीक है। केला, खजूर और आलू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आहारी रेशे हैं। आहारी रेशे क्या होते हैं, कोलेजन रेशे से बनते हैं, प्रोटीनों से बनते हैं, रुक्षांश से भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। आहारी रेशे क्या होते हैं, ये भी आपका सीटेट जैन 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो आहारी रेशे होते हैं ना, ये रुक्षांश भी कहलाते हैं। अब रुक्षांश, बात आई कि रुक्षांश क्या होते हैं, ठीक है। तो बताइए रुक्षांश क्या होते हैं। तो रुक्षांश ये कुछ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले क्या होते हैं, रेशेदार पदार्थ होते हैं। रुक्षांश क्या होते हैं, रेशेदार पदार्थ होते हैं। रेशेदार पदार्थ यानी जो फाइब्रस जो फूड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, फाइब्रस मटेरियल होते हैं। ये जो बॉडी की ग्रोथ है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई सहायता नहीं करते हैं, यानी वृद्धि विकास में सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि
जो बॉडी है ना इसका पाचन नहीं कर सकती है, जो बॉडी है इसका डाइजेशन नहीं कर सकती है, पर ये क्या करते हैं, पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं। जो पाचन तंत्र है इसको क्या करते हैं, इसको बेहतर बनाने का काम करते हैं। पाचन तंत्र को बेहतर बनाएंगे, जिनको भी कब्ज की शिकायत है तो कब्ज की शिकायत को क्या करते हैं, रोकते हैं, कब्ज की शिकायत को ये दूर करते हैं। ठीक है, अगर इनके अधिक मात्रा को अगर जो कोई भी इंसान है अगर वो रेशेदार फल खा रहा है, रेशेदार सब्जियां खा रहा है, तो उसको पाचन तंत्र संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी, कब्ज की शिकायत देखने को नहीं मिलती है। अब है कि जो रेशेदार ये जो रुक्षांश है ये हमको मिलते कहाँ पे हैं, जो फाइबरस मटेरियल है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, इसका मुख्य स्रोत है सलाद है, अनाज है। अनाज में भी अनाज का जो बाहरी परत होता है, अनाज का जो बाहरी परत होता है ये किसका, फाइबरस मटेरियल का एक रिच सोर्स माना जाता है। साथ ही सब्जी, दलिया ये सब क्या होते हैं, फाइबरस फूड होते हैं। ठीक है, सब्जी है, दलिया है, ये सब क्या होते हैं, फाइबरस फूड होते हैं। ठीक है, देखिए जो बोलते हैं ना कि जो चोकर निकाल देते हैं ना आटे का, मैदे का रोटी खाते हैं, इसीलिए उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, मैदे का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि उसका जो भी रुक्षांश होता है वो तो निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो चोकर होता है ना वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उससे कब्ज की शिकायत क्या होती है, दूर होती है। अगला प्रश्न है, अनेक अम्ल हमारे खाने के पदार्थों में विद्यमान रहते हैं। इन पदार्थों के रूप में हम बहुत से अम्लों को खाने के काम में लाते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल व खाद्य पदार्थ का मेल सही है। यहाँ पे पूछा है कौन सा मेल सही है। तो खट्टे दूध में क्या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में क्या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में क्या टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस चीज़ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने कल की क्लास देखी हो, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था। और कब पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था कि टार्टरिक अम्ल किस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3-4 ऑप्शन दिए थे, उसके कूट भी दिए थे कि ए और बी और सी ऐसे करके दिया था। 2012 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। और देखिए ये भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में ही आया हुआ प्रश्न ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देता है, पर ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कल भी मैंने रिवीजन करवाया था, आज भी चलिए देख लेते हैं एक बार। कि सबसे पहले देखते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे फल होंगे ना, जितने भी खट्टे फल हैं सभी में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके अलावा नींबू है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, साथ ही टमाटर में भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूसरा हो जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किन किन में पाया जाता है, तो जितने भी रस वाले फल हैं ना उनमें क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। रस वाले फल में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। तीसरा आ जाते हैं, तीसरा किस में, तीसरा है लैक्टिक एसिड। तीसरा क्या है, लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल किन में पाया जाता है, तो जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं जैसे दूध है, दही है, इनमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चौथा है फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किन में पाया जाता है, चींटियों के डंक में, चींटी है और कौन है, बिच्छू, चींटी और बिच्छू, इनके डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और रही बात किसके, टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल किन में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, कच्चे आम में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और साथ ही किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। तो ये सब किसके हो जाते हैं, टार्टरिक अम्ल के स्रोत हो जाते हैं। तो टार्टरिक अम्ल क्या खट्टे दूध में पाया जाएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। सिरका वाला सही है कि सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। जबकि जो नींबू होता है, नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है,
तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ जैसे इमली, नींबू आदि नहीं रखने चाहिए, क्योंकि क्यों तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए? तांबे के बर्तन में रखने पर यह पदार्थ कड़वे हो जाते हैं, तांबे से अपक्रिया करके उनका संक्षारण करते हैं, तांबे के बर्तन को काला कर देते हैं, तांबे के बर्तन में रखने पर ये पदार्थ सड़ जाते हैं। तो बताइए तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, इमली, नींबू, दूध, दही जो भी होते हैं, ये क्या करते हैं, तांबे से अपक्रिया करते हैं और उसका संक्षारण करने लगते हैं, यानी उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए तांबे के बर्तन में इमली, नींबू ये सारी चीज़ें नहीं रखना चाहिए, यानी खट्टे पदार्थों को रखना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो यह वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। इनमें से कौन से अम्ल होते हैं? कुल मिला के ये पूछा है कि जो अम्ल वर्षा होती है ना, अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल प्रेजेंट होते हैं? कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कशिश के तेल इसका प्राकृतिक स्रोत होता है। कौन सा? इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा गया था। कशिश का तेल है ये किसका, ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। वहीं पे नाइट्रिक अम्ल का सोर्स क्या हो जाएगा? सोरा। क्या हो जाएगा? सोरा। ये नाइट्रिक अम्ल का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सोर्स होता है। तो ये जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा में कार्बोनिक अम्ल भी पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ द्वारा फॉर्मिक अम्ल से उत्पन्न त्वचा की जलन को शांत किया जा सकता है? Na2CO3, NaOH, NaHCO3 या फिर Na2O? बताइए किस पदार्थ से जो फॉर्मिक अम्ल, अब बताइए फॉर्मिक अम्ल पाया किस में जाता है? लाल चींटियों के डंक में, यानी चींटी के डंक में पाया जाता है और साथ ही किस में पाया जाता है? बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहाँ पाया जाता है? डंक में पाया जाता है। तो बताइए ये जो चींटी के डंक के द्वारा और बिच्छू के डंक के द्वारा जो जलन उत्पन्न होती है उसको किसके द्वारा शांत किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए सारे बेस हैं। अब जो अम्ल है, अम्ल को शांत करने के लिए, उदासीनीकरण के लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए या फिर क्षार का उपयोग किया जाता है। तो इसको किसके द्वारा शांत किया जा सकता है? तो NaHCO3। इन सभी के रासायनिक नाम क्या होते हैं? ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये थ्योरी क्लासेस में मैंने पढ़ाया है। तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों के रासायनिक नाम क्या होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विलयन की पीएच को पीएच पत्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता है? किस विलयन के पीएच को पीएच पत्र द्वारा, पीएच पत्र से क्या समझते हैं इसको मैं बताऊंगी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? नींबू रस, तनु HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, अपमार्जक का विलयन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के पीएच को पीएच पत्र द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब पीएच क्या होता है? तो पीएच एक स्केल होता है जो कोई भी विलयन है ना, किसी भी विलयन का क्या बताता है कि कैसा है, अम्लीय है ये बताता है या फिर ये क्षारीय है। ये सारी चीज़ें बताने का कौन काम करता है? पीएच करता है। ठीक है, तो पीएच क्या है? एक पैमाना है। इस पैमाने को दिया किसने? तो इस पीएच पैमाने को दिया है सोरेनसन ने। किसने दिया है? सोरेनसन ने पीएच स्केल में बताया है। इन्होंने बताया कि एक स्केल होती है जिसका जो मान होता है 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? 7 होता है। 7 किसको बताता है? न्यूट्रल को, उदासीनता को बताता है। ये उदासीनता को बताता है। इधर जो भी मात्रा बढ़ती जाती है 8, 9, 10, 11, ये सब क्या होते हैं? ये क्षारीय पदार्थ होते हैं। 7 से इधर वाले जो भी पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? क्षारीय पदार्थ होते हैं। और जो 7 से कम मात्रा वाले जो पदार्थ होते हैं वो कैसे पदार्थ होते हैं? अम्लीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, एक की तरफ जाने पे अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती जाती है। एक की तरफ जाने पे अम्लीयता बढ़ती जाती है और इधर 14 की तरफ जाने पे क्षारीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, क्षारीयता क्या होती है? बढ़ती है।
ठीक है। तो देखिए, अगर कोई पदार्थ है उसका जो पीएच मान है वो कितना है, 13 है, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा, प्रबल क्षारीय पदार्थ होगा। और अगर कोई क्या बोलते हैं पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई भी नॉर्मल पदार्थ है, उसका जो पीएच मान है कितना है, 2 है, 1.5 है, तो बहुत ज़्यादा अम्लीय या प्रबल अम्लीय पदार्थ वो माना जाएगा। क्या माना जाएगा, प्रबल अम्लीय माना जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल को किसने दिया है, किसने बताया है पीएच पैमाने के बारे में, तो किसने बताया था, सोरेनसन ने बताया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछा है कि वाई कोई मानव निर्मित रेशा है, कोई मानव निर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, यानी इसमें कोई केमिकल रासायनिक उपचार करके कैसे भी इसको केमिकल रिएक्शन करा के इसको नहीं बनाया जा सकता, इसको प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। अब वाई क्या हो सकता है, ये वाई जो है ये क्या हो सकता है, एक्रिलिक है, रेयॉन है, जूट है, या फिर नायलॉन है। ये आपके सीटेड जनवरी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए वाई क्या हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित रेशा है, क्या होता है, मानव निर्मित रेशा है, और इसको प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो बताइए क्या नायलॉन ये मानव क्या है, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, क्या रेयॉन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, क्या एक्रिलिक प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जूट। जूट क्या है, मानव निर्मित भी है और इसको प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो जूट क्या है, जूट एक प्रकार का रेशा है, ये पौधे के तने से प्राप्त होता है। जूट कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में देखा जाए तो हमारे देश में बिहार के अलावा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और असम में जूट की अधिकांशता खेती कहाँ पे की जाती है, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में की जाती है। असम में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जूट का जो जूट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो पौधे होते हैं ना, इनके तने को पानी में डुबो के रख दिया जाता है। पानी में क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है, जिससे कि जो जूट है वो आसानी से हाथों से निकाला जा सके। वहीं पे रेयॉन क्या होता है, रेयॉन ये एक मतलब सेल्यूलोज, किसको, सेल्यूलोज को इसका केमिकल ट्रीटमेंट करके रासायनिक उपचार करके रेयॉन को बनाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है, वास्तव में ये क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ये बहुलक होता है। इसका रासायनिक उपचार करके क्या बनाया जाता है, रेयॉन का निर्माण किया जाता है। जो रेयॉन होता है ना, देखने में तो ये रेशम के जैसे लगता है। कैसा होता है, रेशम के जैसे लगता है। और रेयॉन को रुई के साथ मिला के बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कालीन बनाया जाता है, जो चादरें वगैरह बनाई जाती हैं ये रेयॉन की बनाई जाती हैं। रेयॉन को और क्या कहा जाता है, तो इसको कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत्रिम सिल्क इसको रेयॉन को कहा जाता है। वहीं पे अगर बात की जाए किसकी, नायलॉन की, यहाँ पे नायलॉन भी देख लेते हैं। जो नायलॉन है, नायलॉन क्या होता है, ये पूरी तरीके से कृत्रिम रेशा है। ठीक है, ये प्राकृतिक स्रोत से नहीं मिलता, ये पूरी तरीके से क्या है, कृत्रिम है। ठीक है, इसमें एमाइड समूह जो युक्त एमाइड के जो बहुलक होते हैं ना, उनसे क्या बनाया जाता है, ये नायलॉन बनाया जाता है। इसीलिए जो नायलॉन होता है ना, नायलॉन को क्या बोला जाता है, पॉली एमाइड बोला जाता है। पॉली एमाइड बोला जाता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एमाइड से मिलके बना होता है, इसीलिए नायलॉन को पॉली एमाइड कहा जाता है। और नायलॉन के बारे में क्या क्या होता है कि नायलॉन जो धागा होता है ना, नायलॉन का जो धागा होता है, ये बिल्कुल एक स्टील के तार के बराबर मजबूत होता है। यानी जो नायलॉन होता है वो बहुत मजबूत होता है, स्टील के बराबर ही कि इसका मजबूती। अगर एक स्टील का तार रख दिया जाए और एक नायलॉन का तार रख दिया जाए तो दोनों क्या होंगे, नायलॉन का तार अगर रख दिया जाए तो दोनों में क्या होंगे, आपस में बिल्कुल बराबर मजबूत होते हैं। साथ ही जो नायलॉन होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है। नायलॉन कैसा होता है, चमकीला होता है और धोने में आसान होता है। नायलॉन के प्रयोग से क्या क्या बनाए जाते हैं, तो जो टूथ ब्रश होता है ना, टूथ ब्रश, अब देखिए उसकी ब्रश जो होती है वो कितनी मजबूत होती है। टूथ ब्रश है, कार की सीट है, जो जो चीज़ें क्या हो, वॉशेबल हो, आसानी से धोई जा सकें। साथ ही बेल्ट है, पर्दे हैं, ये सब किसके बनाए जाते हैं, पर्दे, ये सब किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सहायक नहीं होगा। ये भी आपका 2021 में आया हुआ प्रश्न है। आसवन विधि सहायक नहीं होगी, उबालना सहायक नहीं होगा, निस्तारण विधि सहायक नहीं होगी, या फिर निस्यंदन विधि सहायक नहीं होगी। तो बताइए, लवण और जल के मिश्रण को, मान लेते हैं नमक और पानी के मिश्रण को कौन सी विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या होगा, निस्यंदन। निस्यंदन मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फिल्टर करना, किसी चीज़ को छानना। जैसे क्या होता है, फिल्ट्रेशन विधि में क्या होता है, जो ठोस क्या होता है, ठोस संगठन। संगठन मतलब जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, अगर कोई भी, मान लीजिए ये लिक्विड है, लिक्विड में ये छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स भी मिले हैं, तो जब इसको छाना जाता है ना, एक छन्नी से छाने, तो छन्नी से छानेंगे तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो छन्नी में ही रह जाएंगे, जो लिक्विड होंगे वो क्या हो जाएंगे, पात्र में जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, निस्यंदन बोलते हैं। तो बताइए, क्या नमक और जो पानी का मिश्रण होगा, तो नमक पानी के मिश्रण को आप निस्यंदन विधि से अलग कर सकते हैं क्या, उसको छान के नमक नमक अलग कर सकते हैं, घुले हुए नमक को, और पानी पानी अलग कर दीजिए। तो यही विधि, निस्यंदन विधि, इसमें सहायक नहीं होती है। बाकी हम उबाल कर अलग कर सकते हैं। जब हम उबालेंगे नमक और पानी के मिश्रण को, तो जो पानी होता है उसका बाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, पानी का बाष्पीकरण हो जाएगा, वो बाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो नमक होगा वो क्या रह जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में रह जाएगा। ठीक। और आसवन विधि भी यही होती है। आसवन विधि क्या होती है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट के अंतर के आधार पे क्या किया जाता है, दो पदार्थों को अलग किया जाता है। मतलब जो भी दो पदार्थ हो ना, कम से कम उनके क्वथनांक में 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस उसमें होना चाहिए, लगभग 30 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस पर। मान लीजिए कि कोई पदार्थ है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, फिर दूसरा पदार्थ है वो 140 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है, तो जो उस पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है वो तो उबल जाएगा, बचेगा कौन सा पदार्थ, जो कि 140 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो आसवन विधि में उन्हीं पदार्थों को पृथक किया जाता है जिनके के कम से कम बॉइलिंग पॉइंट में 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। ठीक है, ये आपको चारों विधियाँ समझ में आ गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर यानी अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग लाया जा सकता है। बताइए, लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, नमक और हल्दी, केले की पत्तियों और बंद गोभी की पत्तियां, नींबू का रस और हल्दी। किसका उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में अम्ल क्षार संकेतक यानी परीक्षण के रूप में किया जा सकता है। तो बताइए, यहाँ पे नमक का उपयोग किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। केले के पत्ती का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है इंडिकेटर के रूप में। यहाँ पे नींबू का रस का भी उपयोग नहीं किया जाता। तो बचेगा क्या, लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी। इनका उपयोग एसिड बेस इंडिकेटर या अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है। संकेतक क्या होते हैं, जो कि टेस्ट करके, जैसे कोई भी पदार्थ है ना, उनको टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें क्या किया जाएगा, कुछ संकेतक होते हैं। संकेतक में जैसे आपका क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर हो जाता है, लिटमस पेपर हो गया, और मेथाइल ऑरेंज हो जाएगा, फिनॉफ्थलीन हो जाएगा, फिनॉफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, चाइना रोज है, चाइना रोज, और क्या हो जाती हैं, हल्दी। ये सब क्या होते हैं, ये सारे अम्ल क्षार संकेतक होते हैं। यानी इन पे जो पदार्थ डाला जाता है, तो इनके कलर चेंज के आधार पे, इनका जो कलर चेंज होता है ना, कलर चेंज के आधार पे ये पता लगाया जाता है कि जो पदार्थ इसमें डाला गया है, जो भी पदार्थ इसमें क्या बोलते हैं, डाला गया है, वो कैसा है, एसिडिक है, अम्लीय है, या फिर बेसिक नेचर का है, क्षारीय नेचर का है। तो इससे हमको एसिड और बेस का पता चलता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रंग परिवर्तन करते हैं, एसिड में कुछ अलग रंग दिखाएंगे और बेस में कुछ अलग रंग दिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा समूह राइजोबियम से समानता रखता है। लेग्यूम्स की मूल परजीवी विलेय नाइट्रोजन यौगिक, लेग्यूम पादप सहजीवी स्तंभ संधि, मूल ग्रंथिका शिकारी पादप वो जो पिचर प्लांट वगैरह होते हैं ना, उनको, उनके बारे में बोला गया है। नाइट्रोजन न्यून मृदा। ठीक है, राइजोबियम को ध्यान में रखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मूल ग्रंथिका लेग्यूम्स पादप। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो राइजोबियम होते हैं ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, और उसमें ग्रंथिल मूल पाई जाती है, यानी उनकी जो जड़ होती हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं, ग्रंथिल मूल पाई जाती हैं, और ये लेग्यूम्स पादप में पाई जाती हैं। लेग्यूम्स यानी जो दलहनी पौधे होते हैं ना, उनमें ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है,
सेल्यूलोज, यहाँ पे क्या होगा, सेल्यूलोज बना होता है। सेल्यूलोज किससे मिलके बना होता है, ढीली कोशिकाओं का, पॉलीकोट का, टेरिकोट का या फिर ग्लूकोज का। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज जो होता है वो किससे बना होता है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना होता है। यानी वो क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज से मिलके बना होता है। अगला प्रश्न है, अत्यंत शीत जलवायु में रहने वाले ध्रुवीय भालू कौन सी विशेषता रखते हैं। जो ठंडे जलवायु में रहते हैं ना ध्रुवीय भालू, उनमें कौन कौन सी विशेषता होती हैं, ये आपका सीटेट में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सफ़ेद फर होंगे, त्वचा के नीचे वर्षा होगी, गंध की तीव्र क्षमता, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, सफ़ेद फर, छोटे नेत्र, मजबूत पंजे, सफ़ेद फर, बड़े पंजे। ठीक है, सफ़ेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए अतिरिक्त गिल्स या गलफड़ा होता है। तो जो बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु में जो ध्रुवीय भालू रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, सफ़ेद कलर के फर होते हैं, सफ़ेद फर होते हैं, त्वचा के नीचे मोटी वसा होती है, बहुत मोटी वसा होती है, जिससे क्या होती है, जो उनको गर्म रखने का काम करती है। साथ ही उनमें गंध की तीव्र क्षमता पाई जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, अपना शिकार, अपना फूड खोजते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है, इनमें से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। भली प्रकार से संरचित केंद्रक, केंद्र की झिल्ली की अनुपस्थिति, केंद्रिका की उपस्थिति, यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में अपेक्षाकृत युवा उम्र। तो बताइए प्रोकैरियोटिक की विशेषता कौन सी हो जाएगी, केंद्र की झिल्ली की अनुपस्थिति। जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं ना, देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं, अविकसित कोशिका होती हैं। क्या होती हैं, अविकसित कोशिकाएं होती हैं, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 70 इस प्रकार का पाया जाता है, पर राइबोसोम पाया जाता है। गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ सेल ऑर्गेनल हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। साथ ही उनमें केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक भी नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक की जगह में उनमें क्या पाया जाता है, एक नेकेड डीएनए पाया जाता है, नेकेड डीएनए, यानी उनमें खुला डीएनए पाया जाता है। डीएनए ऐसे बिखरा हुआ होता है, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे ऐसे पैक नहीं होता है, बिखरा हुआ डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता हो जाएगी। भली प्रकार से संरचित केंद्रक, ये तो गलत हो जाएगा। केंद्रिका की उपस्थिति, केंद्रक ही अच्छे से नहीं पाया जाता, केंद्रिका कहाँ पाया जाएगा। यूकैरियोटिक की तुलना में अपेक्षाकृत युवा उम्र, ये भी सही नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कुछ डायनासोर के पर थे, यानी कुछ डायनासोर ऐसे थे जिनके पंख थे, यद्यपि वो उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो कि उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है, कि सरीसृप एवं पक्षियों के बीच कोई विकासी संबंध नहीं है, दोनों ही जीव पर समजात अंग हैं। सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है या पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। बताइए, कुछ डायनासोर हैं, उनके पंख हैं पर वो उड़ नहीं पाते, जबकि जो पक्षी होते हैं उनके पंख जो होते हैं वो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। तो बताइए इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि सरीसृप और पक्षी वर्ग क्या होते हैं। सरीसृप क्या होते हैं, सरीसृप में कौन से जीव आते हैं, जो भी जीव रेंगने वाले होते हैं, जो धरातलीय जंतु होते हैं, वो किस में आते हैं, सरीसृप में आते हैं। ये पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल जंतु कहे जाएंगे, यानी ये पहले सत्य स्थलचर यानी स्थलीय जीव कहे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ स्थल में रहते हैं, जल में नहीं रहते हैं। इनका जो शरीर होता है वो सिर, गर्दन और धड़ और पूंछ इनमें सब में क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, जो इनकी त्वचा होती है, त्वचा कैसी होती है, सूखी होती है। साथ ही उसमें श्लेष्मा नहीं पाया जाता, सूखी होती हैं, उनमें श्लेष्म नहीं पाया जाता, उनमें यानी ऑयली चिपचिपा पदार्थ नहीं पाया जाता है। साथ ही क्या पाए जाते हैं, कांटे नुमा संरचना पाई जाती हैं इनकी त्वचा पे। ये श्वसन किसके द्वारा करते हैं, जो सरीसृप होते हैं ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। साथ ही ये क्या होते हैं, असमतापी होते हैं।
असमतापी होते हैं। ठीक है, जो जो भी सरीसृप होंगे ये असमतापी होंगे। और इनके हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? इनके हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, घड़ियाल वगैरह को छोड़ के। जो मगरमच्छ घड़ियाल होते हैं ना, इनके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। बाकी जितने भी सरीसृप होते हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या आ जाएंगे? सांप किस में आ जाएगा? सरीसृप में आ जाएगा। छिपकली किस में आ जाएगी? छिपकली भी सरीसृप में आ जाएगी। मगरमच्छ, घड़ियाल, गिरगिट, ये सब किस में आ जाते हैं? सरीसृप में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात की जाए किसकी? न पक्षी वर्ग की। यहाँ पे लिख देते हैं ये कौन सा? पक्षी वर्ग। तो जो पक्षी वर्ग होता है ना, इनका जो आगे वाले पैर होते हैं, अग्रपाद होते हैं, यही पंख के रूप में बदल जाते हैं। कौन? आगे वाले पैर पंख के रूप में बदल जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? उड़ने में सहायता करते हैं। और जो भी पक्षी हैं इनका विकास किससे हुआ है? सरीसृप से हुआ है। सरीसृप से इनका क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, इनका विकास किससे हुआ है? सरीसृप से हुआ है। और इनका जो शरीर होता है वो सिर, धड़, गर्दन, इनका भी शरीर पूरी तरीके से सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में क्या होता है? विभाजित तो होता है। और जो पिछले पैर होते हैं ना पक्षी के, ये पिछले पैर क्या करते हैं? चलने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? चलने में। जबकि जो आगे वाले पैर होते थे वो क्या करते थे? पंख के रूप में बदल के उड़ने में मदद करते हैं। इनकी जो त्वचा होती है, इनकी त्वचा पतली होती है। सरीसृप की त्वचा, सॉरी, पक्षी वर्ग की जो जीव होते हैं इनकी त्वचा कैसी होती है? पतली होती है। साथ ही जो पंख होते हैं, फर होते हैं ना, उनसे इनकी त्वचा क्या होती है? ढकी रहती है। वही इनको गर्माहट देने का काम करते हैं। और जो इनकी हड्डियां होती है ना, इनकी पक्षी वर्ग के जो जीव होते हैं, इनकी जो बून होती है कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। कैसी होती हैं? खोखली होती हैं और हल्की होती हैं, जो कि उड़ने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो पक्षी वर्ग है ना, जितने भी पक्षियाँ होते हैं, इनके हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? इनके हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएंगे? जितने भी पक्षी हैं, कबूतर, गौरैया, कौवा, कीवी, शुतुरमुर्ग, जो भी ये पक्षी होते हैं ये सब किस में आ जाते हैं? पक्षी वर्ग में। जितने भी पक्षी हैं वो सब किस में आते हैं? पक्षी वर्ग में आते हैं। अब बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृप से हुआ है। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट ब्राउन का, विर्चोव का, पुरकिंजे का या फिर सॉन का? किसका है? आ, किसका है? विर्चो का। यहाँ पे उल्टा हो गया है। हाँ, किसका है ये? विर्चो का है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, ये कथन विर्चो का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है? प्रोटीन, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक द्रव्य? ठीक है, ये आगे के जो भी प्रश्न है ना, ये सारे किस टॉपिक से हैं? सेल टॉपिक से हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है? तो ऊर्जा ग्रह कौन कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। कौन कहलाएगा? कौन कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा ग्रह कहलाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की। किसने किया? कोलिकर ने किया। उसको पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। श्वसन द्वारा ये ऊर्जा उत्पादन करता है। किसके द्वारा? श्वसन द्वारा। ठीक है, अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसको अपने आप में ही कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसमें खुद का ही अपना डीएनए, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, जो बाहरी परत होती है वो तो स्ट्रेट होती है, पर जो अंदर वाली परत होती है ये कैसी होती है? फोल्डेड होती है। इसमें वलय पाए जाते हैं। और अंदर वाली परत को कहा क्या जाता है? तो अंदर वाली परत को क्रिस्टी कहा जाता है। और जितना ही ज़्यादा ये क्षेत्रफल, जितना ही ज़्यादा ये क्या करेगी? क्षेत्रफल को क्या करेगी? कवर करेगी, उतना ही ज़्यादा ये एटीपी का निर्माण करेगी। ये जो फोल्ड होते हैं, वलय होते हैं ना, ये किस कारण होते हैं? जितना ही ज़्यादा वलय होंगे, जितना ही ज़्यादा ये क्षेत्र एरिया को कवर करेगी, उतना ही ज़्यादा ये एटीपी का निर्माण करती है। अगला आ जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की। किसने की? डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। इसको क्या करते हैं? बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोला जाता है। आत्महत्या
आत्महत्या की थैली। अब आत्महत्या की इसको थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, जो भी कोशिकाएं हैं ना, मृत कोशिकांग हैं, या भी कोई भी हानिकारक पदार्थ है, ये पदार्थों को क्या कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। या कभी कभी पूरा लाइसोसोम ही फट जाता है, जिससे ये पूरी सेल को, अगर सेल क्या है दूसरे सेल को नुकसान पहुंचा रही, तो ये पूरा लाइसोसोम फट जाता है और उस सेल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तीसरा है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज प्रोटीन। अब देखिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? राइबोसोम से होता है। कहाँ से होता है? राइबोसोम से होता है। ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने की थी। राइबोसोम ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। जितने भी कोशिकांग है ना, तो उनमें से सबसे छोटा कोशिकांग की अगर बात की जाए कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो सबसे छोटा कोशिकांग हो जाता है राइबोसोम। ठीक है। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो ER होता है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी में जो कुछ ER में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है। यही कण क्या होते हैं? राइबोसोम कहे जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दें तो क्या होगा? श्वसन बंद हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, वसा संग्रह रुक जाएगा, प्रोटीन बनना रुक जाएगा। यदि किसी कोशिका में राइबोसोम की ही समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है कि राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो अगर राइबोसोम को ही समाप्त कर दिया गया, किसी कोई भी कोशिका है, अगर उसके राइबोसोम को ही समाप्त कर दिया गया, तो क्या वसा का संग्रह रुकेगा? नहीं। प्रकाश संश्लेषण तो दूर दूर तक नहीं, श्वसन बंद हो जाएगा, नहीं, प्रोटीन का बनना रुक जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन का बनना रुक जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विनामकरण का अर्थ है पादप का नाम दो शब्दों में लिखना। वे हैं वंश और जाति हैं, जाति और किस्म हैं, गण और कुल हैं, कुल और वंश हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले जो द्विनामकरण पद्धति है, द्विनामकरण पद्धति दिया किसने? तो दिया है कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया द्विनामकरण पद्धति। लीनियस ने अपनी पुस्तक एक सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, उसी में इन्होंने इसके बारे में बताया था। और इसी पद्धति के अनुसार ये बोला गया था कि कोई भी जीव है, अगर कोई भी जीव है तो उसके नाम में दो शब्द होते हैं। जो पहला शब्द होता है वो किसका होता है? वंश का होता है। और दूसरा शब्द किसका होता है? जाति का होता है। ठीक है। पहला शब्द में वंश को बताता है और दूसरा शब्द किसको बताता है? जाति को बताता है। जो वंश होता है ना, ये क्या होता है? ये भी प्रथम अक्षर होता है, पहला अक्षर होता है और इंग्लिश में होता है। प्रथम अक्षर इंग्लिश में होता है, जिसको कैपिटल में लिखा जाता है। किस में? कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है। और जो जाति होता है, ये भी प्रथम अक्षर होता है, इंग्लिश में ही होता है, पर इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे जो मनुष्य है ना, मनुष्य और जो भी वंश और जाति के नाम लिखे जाएंगे ना, ये किस में लिखे जाएंगे? इटैलिक में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? इटैलिक पद्धति में लिखे जाते हैं। जैसे जो मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो यहाँ पे जो होमो है, ये क्या है? होमो क्या है? वंश है। और सेपियंस क्या है? ये जाति को बताता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, होलोजोइक प्रकार का पोषण पाया जाता है। होलोजोइक पोषण किसमें पाया जाता है? मोनेरा तथा प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ तथा जंतुओं में, प्रोटिस्टा तथा कवकों में, केवल उच्च वर्गीय जंतुओं में। तो होलोजोइक प्रकार का पोषण किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? प्रोटोजोआ में पाया जाता है तथा जंतुओं में पाया जाता है। अब आपको ये मन में आया होगा कि होलोजोइक प्रकार का पोषण होता क्या है। ठीक है। जो होलोजोइक पोषण होता है, ये क्या होता है? तो इसमें वही होता है, जैसे कोई भी सॉलिड पार्ट लिए, उसको पचाकर, उसको डाइजेस्ट करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का फॉर्मेशन करके उसका यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? होलोजोइक प्रकार का पोषण होता है। ये जैसे मनुष्य में होता है ना कि अंतर्ग्रहण के बाद क्या करना? उसका पाचन करना, पाचन करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन करने के बाद फिर उसका क्या करना? एसिमिलेशन करना, यानी स्वंगीकरण करना, एसिमिलेशन। ठीक है।
एसिमिलेशन करना, फिर उसके बाद क्या करना, उसका उत्सर्जन करना। क्या करना लास्ट में? उत्सर्जन करना। तो ये सारी ये सारी प्रोसेस होती है ना, इसी को बोलते हैं होलोजोइक प्रकार का पोषण। सबसे पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर पाचन के बाद क्या करते हैं, उसका एसिमिलेशन करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं, लास्ट में उसको उत्सर्जित करते हैं। तो ये किस में आता है? होलोजोइक प्रकार का पोषण में आता है। अब ऐसा जो सीक्वेंस चलता है किस में चलता है? प्रोटोजोआ तथा जंतुओं में चलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है? नॉस्टॉक, जेलिडियम, क्लेमाइडोमोनास या फिर यूलोथ्रिक्स? किससे अगार अगार प्राप्त होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वनस्पति जगह का उभयचर कहते हैं? शैवाल को, ब्रायोफाइटा को, थैलोफाइटा को या फिर प्लवक को? किसको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा को। किसको बोला जाता है? ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना, ये वैसे तो किस में रहते हैं? वैसे थल में रहते हैं, स्थल में रहते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए ये टोटली जल पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। यानी ये जल में रहते हैं और थल में भी रहते हैं। वैसे तो थल में रहते हैं, पर फर्टिलाइजेशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर पे डिपेंड करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पीट मॉस कहलाता है? फ्यूनेरिया, एलिया, प्योरेसा और या फिर स्फैग्नम? तो कौन सा पीट मॉस कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? स्फैग्नम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा स्फैग्नम। ये क्या कहलाता है? पीट मॉस कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से भिन्न होते हैं? स्पोरोफाइट में, संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में, गैमेटोफाइट में या फिर जड़ में? ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से कैसे भिन्न होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। उसके पहले आप समझिए कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये वैसे तो स्थल में रहते हैं, पर प्रजनन के लिए जल पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको वनस्पति जगह का उभयचर कहा जाता है। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स ये कैसे होते हैं? अपुष्पोद्भिद होते हैं, यानी इनमें पुष्प नहीं पाया जाता है, इनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पौधे में क्या होते हैं? बीजाणु बनते हैं, और जो बीज और पुष्प यहाँ पे नहीं बनते, सिर्फ क्या बनते हैं? यहाँ पे पौधों में बीजाणु बनते हैं। ठीक है, ना ही बीज यहाँ पे बनता है और ना ही क्या बनेगा? पुष्प बनेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, वो पूरी तरीके से स्थलीय होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के लिए भी जल पे डिपेंड नहीं करते, पर हाँ ये क्या होते हैं? नम और छाया वाले स्थान पे पाए जाते हैं। छायादार स्थान पे, नम स्थान पे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके जो टेरिडोफाइट्स से जो होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स के जो भी प्लांट होंगे तो इनमें वास्तविक जड़ पाई जाती है, इनमें वास्तविक तना पाया जाता है, और इसमें वास्तविक पत्तियां भी क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स। ये अपुष्पोद्भिद होते हैं, यानी इनमें पुष्प नहीं पाया जाता है, बीजाणु को फॉर्मेशन होता है, बीज और पुष्प इसमें नहीं बनते हैं, पूरी तरीके से स्थलीय होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी ये स्थल पे ही करते हैं, जल पे डिपेंड नहीं होते हैं, पर नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक जड़ पाया जाता है, वास्तविक तना पाया जाता है, और वास्तविक पत्तियां पाई जाती हैं। जबकि जो ब्रायोफाइट्स होते थे ना, इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता था, मतलब जड़ जैसी संरचना पाई जाती थी, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती थी, और तने जैसी संरचना इनमें पाई जाती थी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हुए। आज हमने 25 क्वेश्चन को देखा, और 25 क्वेश्चन में हर एक प्रश्न में हमने 2 से 3 प्रश्नों को पढ़ा है। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देख लीजिए, 100 प्लस प्रश्नों को आज हमने पढ़ा है एक क्लास में, एक सिंगल क्लास में हमने 100 प्लस प्रश्नों को पढ़ा है। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं, और कुछ प्रश्न जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।